देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित होती है और इसकी दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और दूसरी कंडीशन हो सकती है विरल से सघन में जाए। और पहली कंडीशन जब सघन से विरल में जाती है, सघन से किसमें, विरल में, तो हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है कि जब वो विरल से सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। अब यहाँ पे जो हमारा क्रांतिक कोण बनता है, क्रांतिक कोण के लिए एक शर्त होती है कि हमेशा प्रकाश की किरण किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। हमेशा प्रकाश की किरण क्या जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब सघन माध्यम का मतलब कैसे, जैसे आप दो माध्यम लेते हो, एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम हम लोग ले लेते हैं कांच या जल, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसमें देखें तो वायु हमारा विरल होगा और कांच हमारा क्या होगा, सघन होगा। तो इसमें जो प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी हमेशा कांच से वायु में जानी चाहिए। ठीक है, किस में जानी चाहिए, कांच से वायु में। अगर ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो क्रांतिक कोण की संभावना नहीं बनती है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, क्रांतिक कोण बनता कैसे है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे फिगर हम लोग देख रहे हैं, तो फिगर में हमने बनाया कि एक आपतित किरण है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है। पहला माध्यम ऊपर हमने लिया है सघन माध्यम, नीचे का माध्यम क्या लिया है, विरल माध्यम। अब जब प्रकाश की किरण सिंपली क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये सीधे अगर स्ट्रेट लाइन में निकलती तो ये ऐसे सीधे निकल जाती है, लेकिन अपवर्तन के कारण ये क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। इस टाइम पे यहाँ का कोण आई मान लिया जाता है और ये कोण जो होगा ये हमेशा आई से बड़ा होगा, यानी आपतन कोण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन आर, यानी आई जो होगा हमेशा आर से छोटा होगा, या हम कह सकते हैं आर हमेशा आई से बड़ा होगा। इस कंडीशन में अब अगर आपतन कोण का मान हम और बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे आई का मान हम लोग मान लेते हैं 30 अंश लिए थे तो ये 45 अंश पर विचलित हुए। आपतन कोण कितना था, 30 अंश, तो अपवर्तन कोण कितना बना था, 45 अंश। लेकिन अब इसको अगर हम बढ़ा देंगे, ये यहाँ पे कितना कर देते हैं, 45 अंश, ये आपतन कोण हम कितना कर दिए, 45 अंश, तो जाहिर सी बात है जो अपवर्तन कोण होगा वो 45 अंश से बड़ा होगा। अगर इस कंडीशन में मान लेते हैं ये बढ़ के यहाँ पे 60 अंश पर पहुँच गया, लेकिन अब 45 से ज़्यादा, इसी क्रम में हम इस आपतन कोण को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये 90 से तो छोटा होगा लेकिन अपवर्तन कोण हमारा कितना बन जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप इसको मान लेते हैं 89 डिग्री की हो तो जो आपका अपवर्तन कोण होगा वो क्या होगा, 89 से बड़ा होगा यानी 90 होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखो हमेशा आई क्या होता है, छोटा होता है। अगर इस कंडीशन में हम मान लेते हैं आई बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ले लिए 60 है और आर का मान इस कंडीशन में कितना बन गया, 90 अंश, क्योंकि आर का मान इससे बड़ा होगा और इसको धीरे धीरे जैसे आप इस तरीके से गिराओगे ये वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे जिस कोण पर ये आर का मान 90 अंश होगा, जितने एंगल पर आर का मान क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, उसी कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिखते हैं किससे, सी से, क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं, सी से। तो सिंपल सी परिभाषा देखो इसकी क्रांतिक कोण की क्या बन रही है कि आपतन कोण का वह मान, देखो ये आपतन कोण है ना, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। अगर ये 60 अंश पे ये अपवर्तन कोण 90 हो रहा है तो क्रांतिक कोण कितना बनेगा, 60 अंश कहा जाएगा। 90 को हम क्रांतिक कोण नहीं कहेंगे। अगर ये 45 पे ये 90 हो गया तो क्रांतिक कोण कितना हो गया, 45 अंश। और ये डिपेंड करता है कि माध्यम कौन सा है। जैसे अभी हम यहाँ पे जैसे दो माध्यम ले लेते हैं, एक जल ले लिए, दूसरा क्या ले लिए, कांच ले लिए। तो प्रकाश की किरण हमेशा किससे, सघन से विरल में जानी चाहिए। अब ये कांच से अगर जल में जाएगी तो प्रकाश की किरण विचलित होगी, लेकिन अभी इसी कांच को हम जल के स्थान पर वायु से लेके गुजरें
तो जल से ज़्यादा विरल क्या है? वायु। और वायु में प्रकाश की चाल जल से ज़्यादा होगी, तो विचलन वायु से जल से वायु में ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो हर माध्यम के लिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्या होता है, आपतन कोण बनता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो सकता है। तो सीधी सीधी बात, क्रांतिक कोण की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी R = 90, लेकिन जो इसके लिए I होगा वही किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। और इसको अगर हम लिखें तो N = 1/sin C के फार्मूले में लिखते हैं। लेकिन क्रांतिक कोण कहेंगे किसको? ऐसा नहीं है कि ये 90 अंश बन गया तो 90 अंश हमारा क्रांतिक कोण हो गया। कौन सा क्रांतिक कोण होगा? जो आपतन कोण होगा, जितने अंश पर वो विचलित होके आएगी, वो विचलन कोण जो होगा वही क्या होगा? उसका क्रांतिक कोण कहलाता है। और अगर हम कहें क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध, तो N = क्या होता है? 1/sin C। N क्या होगा? यहाँ पे अपवर्तनांक होता है, और sin C क्या होता है? C तो क्रांतिक कोण है, लेकिन साइन लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? क्रांतिक कोण की जा। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पे देखिए, अगर इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन बनता कैसे है। तो क्वेश्चन अगर हमको दे दिया कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक, यदि माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, अपवर्तनांक कितना दिया है? 2 है, तो क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। क्रांतिक कोण की गणना कीजिए, कोण की गणना कीजिए। यानी हमको बताना है कि इसका क्रांतिक कोण कितना बनेगा। अपवर्तनांक कितना दिया है? 2 दिया है। अपवर्तनांक कितना है? 2 है। क्रांतिक कोण पूछ रहा है कि कितने अंश पर, जैसे कोई भी माध्यम हो, वायु हो, कुछ भी हो, अगर उसका अपवर्तनांक 2 है तो इसके लिए उसका क्रांतिक कोण क्या होगा। यानी आप ये मान लेते हैं जैसे ये आपका कुल मिला के माध्यम है, अगर ये वायु है, यहाँ पे वायु में अपवर्तनांक मान लिए 2। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितने एंगल पर इसका ये आपतन कोण बने कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 अंश। क्योंकि अपवर्तन कोण 90 होगा तभी क्रांतिक कोण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको 30 अंश पे ले आए तभी 90 हो सकता है, 60 अंश पे लेके आए तब ये 90 हो सकता है 45 पे लाए तब 90 हो। तो ये हमको नहीं पता, लेकिन ये कहा है कि वायु जो है उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया? वायु में अपवर्तनांक कितना है? 2 है। तो क्रांतिक कोण कितना होगा? I का मान, या हमसे पूछे कितने एंगल पर उसको विचलित करें कि अपवर्तन कोण उसका 90 अंश हो जाए। उस माध्यम में कितने कोण पर उस प्रकाश की किरण को लाया जाए कि अगले माध्यम में उसका कोण कितना हो जाए? अपवर्तन कोण 90 अंश। तो यहाँ से देखो N बराबर कितना है? 2। अपवर्तनांक को लिखते किससे हैं? N से। N बराबर 2 दिया है, हमसे C की गणना करनी है, हमको C का मान पूछ रहा है। तो अगर देखिए N = क्या होता है? 1/sin C। अब यहाँ पे अगर N की वैल्यू रखें तो 2, 1/sin C, C का मान ही निकालना है, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2sin C = कितना होगा? 1। अब यहाँ से 2 गुणे में इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? भाग। sin C बराबर कितना हो गया? 1/2। अगर अब यहाँ से तुलना कर लें तो sin C बराबर, अगर हम लिखें sin C बराबर 1/2 किसका मान होता है? sin में, sin 30, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin 30। अब यहाँ से कोणों की अगर तुलना करें तो C का मान कितना आया? 30 अंश। यानी क्रांतिक कोण हमारा कितना होगा? 30 अंश। यानी उस माध्यम में अगर प्रकाश की किरण को 30 अंश पे आपतित करवाया जाए तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। सीधे सीधे मतलब ये ना, क्रांतिक कोण का मतलब होता है कि आपतन कोण का कितना मान रखा जाए कि अपवर्तन कोण 90 हो जाए। तो यानी जो भी माध्यम हम लिए हैं, कोई भी माध्यम होगा, उसमें अगर 30 अंश पर किसी कोण को किसी प्रकाश की किरण को आपतित करवाएं तो उसका मान अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। ये होता है क्रांतिक कोण। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसके लिए देखो, ये आपका हो गया। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करते हैं। देखिए, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। एक फिगर हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका फिगर है
यहाँ पे हम लोग एक क्या खींचते हैं, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी एक आपतित किरण आई, और अगर ये सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, और ऊपर का माध्यम ले लेते हैं सघन माध्यम, और नीचे का क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ये ऊपर का सघन माध्यम, नीचे क्या है, विरल माध्यम है। अगर यहाँ से हम देखें, ये प्रकाश की किरण कहाँ पे आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगर सीधे चली जाती बिना अपवर्तित हुए तो ऐसे निकलती, लेकिन ये सघन से विरल में जा रही तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये इस प्रकार से ऐसे उठेगी, ठीक है। इस टाइम पे इसका मान कुछ रहा होगा। अब इसके मान को धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं, यानी अभी मान लेते हैं ये 30 अंश था, 30 अंश से इस पर इसका मान हो गया था 60 अंश। यानी जब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग क्या किए थे, आई बराबर लिए थे 30 अंश, तब आर का मान कितना था, 60, ठीक है। अब इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 अंश बढ़ा देते हैं, यानी आई का मान क्या कर देते हैं, 45 अंश। उस कंडीशन पे ये ऊपर उठेगी और ये आके कहाँ पर पहुँच गई, अपवर्तक पृष्ठ पर, और इसका मान जो था वो बन गया 90 अंश। ये क्या हो गया, 90 अंश। तब आर का मान कितना हो गया, 90 अंश। यानी ये 45 अंश अब क्या होगा, क्रांतिक कोण कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो, 90 अंश। अब ये 45 अंश पे अपवर्तन कोण 90 अंश बन गया, एक चीज़ हो गई, यानी ये क्रांतिक कोण की स्थिति हो गई। आई का मान जो 45 अंश है वो हमारा क्या है, क्रांतिक कोण यानी सी बन गया। लेकिन अब इसका मान और बढ़ाएं, आई का मान और बढ़ाएं, जैसे यहाँ पे 45 किए हैं, अगर इसको हम 60 कर दें, इसको क्या कर दें, 60 कर दें, यानी आई की वैल्यू कितना हो जाए, 60 अंश हो जाए। तो अभी देखो, अब ये 45 अंश पे 90 हो गया था, अब जब इसको बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर उठेगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब इसके बाद ऊपर से नीचे नहीं, नीचे आने लगेगा, ये हमेशा क्या होगा, अभिलंब से दूरे हटेगा। अब इस कंडीशन में अगर ये 60 कर दिया जाए तो ये क्या करती है, इसके ऊपर जाने लगती है, जो आपका क्रांतिक कोण बना था उसके ऊपर, यानी 90 के ऊपर जाने लगेगी, तो ये यहाँ से लौट जाएगी। यही होगा ना, देखो, यानी आई का मान क्या हो, सी से बड़ा हो, आई इज ग्रेटर देन क्या हो, सी। तब क्या होगा, जो आर होगा ये भी ग्रेटर देन होने लगेगा 90। यही होगा ना। अब इस कंडीशन में आप देखो, यानी सीधे सीधे यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे देखें, अगर ये प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है और ये लौट किस में रही है, सघन में, तो सघन से आई सघन में लौटी, तो ये यानी एक प्रकार से परावर्तन हो रहा है। लेकिन परावर्तन होने के लिए एक शर्त होती थी कि एक तल आपका क्या होना चाहिए, कलई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कलई नहीं है, फिर भी परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाएगा। अब ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि क्रांतिक कोण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है। यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में जाने लगती है जिस माध्यम से आती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग देखें ना कैसे ये गई। अगर क्रांतिक कोण का मान आपका मान जो होगा, क्रांतिक कोण का मान ये निश्चित ही 90 से कम होगा, लेकिन अभी हम इसका मान मान लेते हैं और बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक कर देंगे तो उसी माध्यम में फिर से जाने लगेगी। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि किस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। देखो, क्योंकि आप प्रकाश की किरण जब भी डालते हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हो तो हमेशा तो परावर्तन आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 शर्त होती है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से किसमें जाए, विरल में। कभी भी प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है, हमेशा प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त जो होती है वो होना चाहिए कि जो आई का मान है वो सी से बड़ा होना चाहिए। यानी हम कहें तो आपतन कोण, जो आपका आपतन कोण होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। ये 2 कंडीशन होगी तो आप कह सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। अब इसके देखो एग्जाम्पल, इसकी उपयोगिता हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ होती है। पहली चीज़ तो आप जानते हो, जो हीरा होता है, हीरा चमकता है ना, तो हीरे का जो चमकना है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है।
हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो है वो किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरी कंडीशन होती है कांच में, देखो जैसे कोई पत्थर उत्थर लग जाता है तो कांच पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन वो क्या होगा, उसमें दरार सी बन जाती है, और जो दरार होती है चमकीली होती है। तो कांच में पड़ी दरारों का चमकना, दरारों का चमकना या रंगीन दिखाई देना, ये दूसरी घटना होती है। तीसरा क्या होता है? मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। मरीचिका होती क्या है कि जैसे आप मान लीजिए गर्म वातावरण में हो, सड़क पे आप जा रहे हो और कहीं भी अगर छाव आपको दिखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी फैला हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से वो पानी नहीं होता है। आप उसके पास पहुँचते हो तो क्या होता है, गायब हो जाता है, फिर आगे वही दिखता है। तो ये घटना क्या होती है हमारी मृग मरीचिका की घटना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद की जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे की घटना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि कोई भी प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो 7 रंग हमको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन विशेष घटना में, कभी विशेष घटना होती है तो वो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। वो किस कंडीशन में अलग अलग होते हैं, कौन सा रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है, कौन सा रंग सबसे नीचे दिखाई देता है, ये सब अगली क्लास में होगी।